बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इलॉन्गेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स को देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे उसने एक्टिवेशन की थी, जिसकी वजह से जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर हमारे प्रमोटर रीजन पर, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स पर सारे आकर अटैच हो गए थे, जिसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स हमें नजर आए थे। तो मैं उसको एक बार बता देती हूँ कि हमारी डीएनए की फॉर्म अब एक्चुअली थी क्या। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आया था, जिसकी वजह से डीएनए में हमारे पास एक बेंड क्रिएट हो गया था। ठीक है, ये एक बेंड सा क्रिएट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर ए ने इसको ऐड किया था, फिर बी, फिर एफ आया था पॉलीमरेज के साथ, फिर ई और फिर एच आया था। फाइनली एच ने क्या किया था, हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा डीएनए ओपन अप हो गया था इस तरह से। ठीक है, ये वाले रीजन पे हमारा डीएनए क्या हो गया था, ओपन अप हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन बबल मिल गया था। ठीक है, ये वाला रीजन हमारे पास क्या, ट्रांसक्रिप्शन बबल वाला रीजन आ गया था। और बाकी जब प्रमोटर क्लियर हुआ था तो हमारे पास सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे बच गया था। आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F और बाकी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो थे यहाँ से रिमूव हो गए थे। ठीक है, यही हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था और हमने कहा था कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे मूव करेगा, आगे की तरफ ऑनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आरएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, इस तरह से आरएनए बन रहा होगा ना। अगर मैं इसको पर्पल कलर से शो करूँ तो यूआरएनए बाहर आ रहा होगा, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगा। मैं यहाँ पे भी इनकी डायरेक्शन क्लियर कर दूँ, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड और ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, डायग्राम अच्छी नहीं बन रही, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हमारा आरएनए इस तरह सिंथेसाइज हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे अब आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं बची। इसके क्लैंप को हमने मेंटेन करना होता है ताकि ये पूरा डीएनए के ऊपर ही जाए, ना कि नीचे की तरफ आ जाए, गिर जाए या ऊपर चला जाए। तो इसके क्लैंप को मेंटेन करने के लिए, इसकी टेल तो हमने बनाई नहीं, ये इसकी हमने यहाँ पे टेल भी बना दी। ठीक है, ये जो वो हेप्टापेप्टाइड यानी कि कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन वाली इसकी टेल थी ना, वो यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, इसको अब यहाँ पे क्लैंप करने के लिए, इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं DSIF। ठीक है, ये DSIF आके जब यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो ये DSIF है ना, यहाँ पे इसकी जो साइट ओपन होती है, यानी कि जो एक रीजन होता है, वहाँ पे आके NELF यानी नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अटैच हो सकता है, NELF। लेकिन जब ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है तब इलॉन्गेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। हमने इसको इसके साथ अटैच होने से बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे PTEFB। ठीक है, वो यहाँ पे आके अटैच होगा, PTEFB जब PTEFB। ठीक है, ये PTEFB है। PTEFB जब इसके साथ जाके अटैच होगा तो इसकी करा देगा फॉस्फोराइलेशन और फिर खुद यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, फिर खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बस इसकी यहाँ से फॉस्फोराइलेशन कराएगा। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो वाला रीजन जिसने इसके साथ अटैच होना था वो ऑक्यूपाई हो जाएगा फॉस्फेट से और इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आराम से हमारी इलॉन्गेशन हो पाएगी। PTEFB ना सिर्फ इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कराता है, बल्कि जो हमारा सीरीन 2 बचा हुआ था, सीरीन 5 पे तो फॉस्फोराइलेशन हमारी करवा दी थी ना, है उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H ने। ठीक है, यहाँ पे उसने फॉस्फोराइलेशन करवा दी थी, और जो दूसरा हमारी 2 वाली पोजीशन थी ना, वहाँ पे आके फॉस्फोराइलेशन करवा देता है हमारा PTEFB। यहाँ पे अब दोनों की फॉस्फोराइलेशन हो गई है, अब हमारा इलॉन्गेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथली यहाँ पे रन कर सकता है। हमने इलॉन्गेशन फैक्टर कौन कौन से देखे, एक DSIF और दूसरा PTEFB। ठीक है, जिसने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन दोनों करा दी। अब DSIF की एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसके जो है ना, इसका लट से था DSIF के 2 सब यूनिट होती हैं, एक है HSPT4 और एक है HSPT5। ये दोनों जो है एक तो क्लैंप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें से जो HSPT5 है ना, ये जब हम पोस्ट ट्रांसलेशन या जिसे अगर कैपिंग की बात करूँ ना, तो ये कैपिंग करवाती है, जो कि एक्चुअली को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं पोस्ट में हम। ठीक है, तो ये कैपिंग भी करवाती है, यानी कि जब कैपिंग की ग्वानाइलेशन करवानी होती है ना, यानी गवान इसके अंदर ऐड करवाना होता है, तो ये कैपिंग के अंदर HSPT5 ऑफ द DSIF इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इलॉन्गेशन के अंदर ये चीज़ आ गई। अब ये जो दूसरी बात, ये जो
PTEFB है ना, PTEFB हमने जो कहा कि इसने फास्फोराइलेशन कराई DSIF की, इसके अलावा इसने फास्फोराइलेशन कराई सीरीन 2 ऑफ द हेप्टापेप्टाइड CTD डोमेन जो था। ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको एक बार में समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। PTEFB के पास ये फास्फोराइलेशन कौन सी चीज़ करवा रही है, इसकी CDK9 काइनेज एक्टिविटी होती है, CDK9 काइनेज एक्टिविटी होती है जो कि फास्फोराइलेशन करवाती है DSIF की, ताकि NELF इसके साथ अटैच ना हो पाए, और दूसरा फास्फोराइलेशन करवाती है सीरीन 2 की, ठीक है, इसकी जो टेल है उसमें सीरीन 2 की। तो ये हमारा एलोंगेशन का प्रोसेस है। इसके बाद जो एलोंगेशन है स्मूथली रन करती रहेगी, क्योंकि हमने सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी पॉलीमरेज को DSIF के थ्रू। इसके अलावा इसको फास्फोराइलेट भी करा दिया, और ये वाली जगह को भी फास्फोराइलेट करा दिया PTEFB की CDK काइनेज एक्टिविटी के थ्रू। इसके बाद जो है हम टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आप देखें कि एक होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S जो कि इलोंगेशन के अंदर आता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S कोई भी ब्लॉक्स अगर इलोंगेशन के अंदर आए तो उसको बाईपास कर देता है, यानी ये जो पॉलीमरेज 2 है ना, RNA पॉलीमरेज 2, उसको उस ऑब्स्टेकल से बाईपास यानी कि जंप करवा देता है। तो ये कोई भी ब्लॉक्स होते हैं उनको क्या करा देता है, बाईपास करा देता है, बाईपास ब्लॉक्स ड्यूरिंग इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, उसको बाईपास करा देता है। आपकी जो हमारे पास हालत है, मैं एक दफ़ा उसको बना देती हूँ ताकि आपके लिए आगे आसानी रहे। हमारे पास क्या हुआ है, मैं अब जो बेंडिंग है ना, बेंडिंग को सीधा करके दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार बेंड से सही से बनता नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पे मेल्टिंग हुई थी, जिसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H ने करवाया था अपनी हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू। उसके बाद हमारा यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 2 आगे की तरफ मूव कर रहा है इस बबल के ऊपर। ये इसकी टेल है, टेल भी 2 जगह पे फास्फोराइलेट हो चुकी है। यहाँ पर एक पोजीशन 5th पर जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H ने करवाई है, और एक जो है पोजीशन 2 पर हुई है जिसको करवाया है PTEFB के CDK काइनेज एक्टिविटी ने, ठीक है। उसके बाद इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है DSIF, और DSIF को भी यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो चुकी है जो करवाई थी PTEFB की CDK काइनेज एक्टिविटी ने, ठीक है। ये चीज़ यानी कि अब जो हमारे पास फॉर्म है ना, और साथ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F तो हमने बनाया नहीं, ठीक है। हमने कहा था कि हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उतर जाता है, लेकिन जो F वाला है वो इसके साथ ही अटैच रहता है। तो ये इस तरह से इलोंगेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ये आगे मूव करेगा। ये पूरा कम्प्लेक्स होता है जो कि इलोंगेशन के अंदर हम देखेंगे। DSIF की फास्फोराइलेशन, साथ में इसकी टेल की फास्फोराइलेशन, और साथ में पॉलीमरेज 2 और F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ये इस तरह से मूव करता है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, मैसेंजर RNA यूँ बाहर की तरफ आ रहा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पे साथ साथ कैपिंग भी होती है, जो DSIF की HSP-T5 वाली एक्टिविटी थी ना, क्योंकि देखिए जो कैपिंग है हमें साथ के साथ करवानी पड़ेगी। अगर हम साथ में कैपिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस आके तो इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमने कैपिंग हम करते ही इस वजह से हैं ताकि एक्सोन्यूक्लियस से बचाया जा सके। इस वजह से जैसे ही पहले ये वाला रीजन बनता है, साथ में ही यहाँ पे कैप ऐड कर दी जाती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन वाली कैप, ठीक है। ये वाली कैप इसके साथ में ही ऐड कर दी जाती है ताकि इसको एंडोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट किया जा सके। और 3 फंक्शन होते हैं इसके कैप के, वो जब मैं कैपिंग वाला प्रोसेस बताऊंगी, यानी कि को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन वाला प्रोसेस बताऊंगी, तो वहाँ पे बता दूंगी। यहाँ पर पहले आपने याद रखना है कि जो एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारी इलोंगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।